नमस्कार दोस्तों, इडुसाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे और ये 68वीं तक का प्रीवियस ईयर है। एकदम लेटेस्ट है मार्केट में और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, क्वेश्चन भी दिया है, उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी का मास्टर वीडियो देखेंगे। पॉलिटी से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उसको डिटेल से यहाँ देखेंगे। इस बुक में बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। जिस तरह पीपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज किया है, तो उसी तरह यहाँ भी इस बुक में आपको न्यू पैटर्न के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी देखेंगे, ठीक है, पॉलिटी। और हाँ, इडुसाला का एक बैकअप चैनल है लेट्स डन, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो सबसे पहले हम लोग 68वीं का बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर ई है। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है इसका आंसर। तो सबसे पहले देख लीजिए क्षेत्राधिकार क्या होता है। जी, वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान का जो मूल्य होता है उसके लिए जिला आयोग का जो है 50 लाख तक क्षेत्राधिकार होता है। राज्य आयोग का 50 लाख से 2 करोड़ तक का होता है और राष्ट्रीय आयोग का 2 करोड़ से अधिक के तक का होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे कथन ए सही है। कथन आपने देखा ए सही है। यहाँ पे जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। बी भी यहाँ पे सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है और जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। तो देखिए यहाँ तीनों सही है, ठीक है, इसलिए इसका ई आंसर था। ये भी देख लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में वर्णित है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। उपरोक्त अधिनियम के धारा 10 में जिला फोरम की जो संरचना है उसके अंतर्गत प्रत्येक जिला फोरम में एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या बनने के योग है उसका अध्यक्ष होगा। तो 2 अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होगी। तो ये इसलिए सी भी सही है। तो ई था इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय, ठीक है, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जो संविधान के अनुच्छेद जोड़े गए थे 243B में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला पंचायत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। तो सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। तो बी था इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है जो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। कानून के समक्ष समानता का जो मूल है ये ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है और यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। चलो
बी सही था, इसलिए ब्रिटेन से लिया गया है। अब एक और है, विधि का समान संरक्षण, जो वाक्यांश है विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार के रूप में अनुप्रयोग से है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ए है इसका आंसर। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की जो प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था और अंतिम बैठक हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इस प्रकार संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 बी 164 बी में क्या कहा गया है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण किया गया तो इसमें निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का, इन तीनों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 4, सी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 243 जी में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। तो कथन एक सही है। उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया है। यह संपूर्ण व्यवस्था को वास्तविक स्तर पर लागू करने हेतु कार्यान्वयन स्तर के रूप में कार्य करता है। इसलिए 2 और 4 दोनों सही है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवस्था है तथा 73वां संविधान संशोधन में न्यायपालिका के शक्तियों को विकेंद्रीकृत नहीं किया गया है। यह अभी पंचायती राज व्यवस्था से स्वतंत्र अवस्था में है तथा 73वां संविधान संशोधन से पूर्व व्यवस्था के रूप में ही कार्यरत है। तो 3 इसलिए गलत था। अब नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो इसमें बताना है यहाँ पे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें शामिल है। डी था इसका आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपको पता है अधिकतम 250 होती है। इसमें जो 238 हैं ये सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा 12 जो होते हैं ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। इसमें 229 सदस्य जो हैं राज्यों तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी से हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसमें देखिए डी आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन है देख लेते हैं। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है। तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 के बाद से अभी तक कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय व्यवस्था है जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र तथा अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में उसके अपीलीय अधिकारिता का वर्णन किया गया है। तो इसलिए विकल्प देखिए ए, बी, सी यहाँ पे तीनों सही है। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, ये सभी सही हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु के रूप में 21 वर्ष उल्लेखित है। ठीक है,
अब 67वीं का देखेंगे, री एग्ज़ाम जो हुआ था इसके बारे में। इसका क्वेश्चन देखेंगे तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था, जगजीवन राम का। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और अंतरिम सरकार के देख लीजिए सदस्य कौन कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, एक कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, इन सब के वो सदस्य थे, अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा संबंधी थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से। आसफ अली रेलवे से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम से संबंधित थे। और लियाकत अली जो थे ये वित्त से संबंधित थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया तो दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है 9 नवंबर 1946 को अस्थायी रूप से होती है, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देखिए यहाँ 9 नवंबर नहीं होगा, 9 दिसंबर होगा, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 788, ठीक है, 788। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो 2022 के लिए निर्वाचक मंडल था, तो इसके लिए राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के इसमें 543 निर्वाचित सदस्य थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य होते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी बार भी, देखिए कितनी भी बार होता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद धारण कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं तय की गई है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे हैं जो पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और ये 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 होते हैं, 3, ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद जो है सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो होता है, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। तो बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है और सामान्यतः यह फरवरी से मई के मध्य चलता है और यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित और पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होता है और शरद सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समय अवधि का ये सत्र होता है शरद। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। भारतीय विधि आयोग जो होती है एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य है कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना। नेक्स्ट है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो देखिए उपयुक्त में से यहाँ पे ई आंसर है, देख लेते हैं इसको। कई संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक राज्य एक चुनाव से क्या तात्पर्य है कि 5 साल में
एक बार होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत और शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। तो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और अनुच्छेद 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये सारे ही इसमें थे, 83, 356, ये सभी ए और सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे देखेंगे किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर ई है। देखते हैं कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों हो जाएगा हालांकि आंसर। देख लेते हैं। पंचायती राज शासन प्रणाली में प्रशासन की मूल इकाई होती है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को भारत में ये लागू किया गया। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। ये संविधान के 84वां संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन वर्ष जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक तो ये देखिए इसका ये आंसर है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है। इसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है और मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीलीय, सलाहकार, क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकार बनाम देश में किसी अन्य राज्य के बीच विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक है। तो एक सलाहकार अदालत के रूप में यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारे विकल्प सही हैं, ठीक है। तो एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय भी है। ये आंसर था इसका, एक से अधिक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार जो है प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग का गठन करती है, वित्त आयोग का। तो राज्य वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y में आयोग के गठन के लिए व्यवस्था की गई कि राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होगा और ये संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। अब देखेंगे 67वीं जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसके क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये अधीनस्थ विधान समिति। देखिए ये संसद की समिति जो है अधीनस्थ विधान समिति, इसका गठन 1953 में हुआ था। दोनों सदनों में इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है। नियम, विनियम तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका की प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, ये देखती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, मुकदमे तथा कार्यवाही से। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी संबंधित है। 300 है वाद और कार्यवाही और 302 क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अब देखेंगे भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ई आंसर है इसका। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। विशेष परिस्थिति में परंपरा
पर भी निर्णय लेने के आधार बनता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे हो जाएंगे। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो 1971 में हुआ है महाराष्ट्र में। हालांकि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ था, लेकिन उसने 1983 में लागू किया था। ठीक है, बिहार में लोकायुक्त का गठन कब हुआ है? 1974 में। ठीक है, और पंजाब में 1995 में, केरल में 1999 में। बिहार का याद रखिए 1974 में। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सभी शामिल है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल है, जिसमें क्या क्या है? कृषि है, मत्स्य उद्योग है, ग्राम उद्योग है, ग्रामीण आवासन है, ईंधन चारा है, सड़क पुल जलमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी शामिल है। ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसका आंसर ई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, और ये 2022-23 में कुल 102 मांग रखी गई थी। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, तो ये किया गया था 1953 में। ए है इसका आंसर, 1953 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को, ठीक है, विकास कार्य को आगे बढ़ाना। 1957 में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने हेतु के लिए और बेहतरी के सुझाव के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था 1957 में। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में से नहीं चुने जाते हैं? तो ये उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक और स्नातक सभी चुने जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, 1/12 सदस्य जो है स्नातकों के द्वारा और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए उद्योगपति जो है इसमें नहीं आता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये नीति या क्रियान्वयन से संबंधित है। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग समान स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली कहा जाता है और यह नीति जो है नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। तो सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय उसका क्रियान्वयन करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका देख लेते हैं। इसमें देखिए ई आंसर होगा एक से अधिक। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग के बारे में देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है और ये वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। पहला वित्त आयोग जो स्थापित किया था 1951 में किया गया था। ठीक है, एक से अधिक आंसर था। देखते हैं इसको। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है और प्रथम वित्त आयोग का जो गठन होता है 1951 में हुआ था और ये
इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अब 66वीं का देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो सी हो जाएगा। स्वायत्तता, लोक सहभागिता ये है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना ये भी है। तो सी है इसका आंसर जो नहीं है। विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? स्वायत्तता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना। स्थानीय समुदाय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया। इसमें शक्तियों का विभाजन चरणबद्ध तरीके से शीर्ष से निचले स्तर तक होता है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यहाँ डी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 भी था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था, ये नहीं था डी, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है 1955, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव 1757 से 1947 तक रहा। इसी बीच पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1833 और 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है 1955 में पारित हुआ था, जिसका भारतीय संविधान के विकास में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद है 324, ठीक है, 324। तो भारत संविधान के भाग 15 के अंतर्गत 324 अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का चुनाव आयोग जो होता है एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग होता है और ये केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनाव को निष्पादित करता है। इसकी स्थापना देखें तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में विधि का नियम अपनाया गया है और विधि का नियम या कानून का अधिराज से क्या तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद है ये 243 जी, 243 जी। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों को वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन 243 जी में किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है किस वर्ष किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो ये डी है, 64वें संविधान संशोधन बिल से हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की जो शुरुआत है ये 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में यह प्रभावी हो गया और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। अब 66वीं का देखेंगे, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की कुछ सूची में डाला गया है, तो ये समवर्ती सूची है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने हेतु बंध को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है और इसमें इस सूची में वर्तमान में कितने 52 विषय हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो
ये डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यही दिया है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए ई आंसर है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा निम्न बात इसमें सम्मिलित है, क्या क्या। तो किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन तथा विनियमन करना, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो और भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का विवरण रखता हो। तो ये सभी 110 में आएगा। अब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित था। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में हो, न कि पद उन्नति में। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर है, देख लीजिए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। वर्तमान में 2022 तक भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल के लिए जो शर्तें हैं ये देख लेते हैं। कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। एक शर्त है, लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हो। तो ये हो जाएगा, ये क्राइटेरिया है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो बजट प्रस्ताव के खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसको मिलान करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है। समान आचरण संहिता ये अनुच्छेद 44 हो गया। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 हो गया। न्यायिक व न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये आपका अनुच्छेद 50 हो गया। तो इसमें देखिए कोई भी मिलान सही नहीं है, इसलिए इसका ई आंसर था। तो यहाँ से देख लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, समान आचरण संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि एवं पशुपालन 48 में है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ये सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने के उद्देश्य से 2003 में 91वां संशोधन किया गया और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब मिलान करना है, ठीक है। पंचायती राज समितियां हैं और वर्ष है, ठीक है। मिलान कर लेते हैं इसको आंसर से। तो पंचायती समितियां और गठित वर्ष CH हनुमंता राव जो है 1984 में गठित हुआ था।
GVK राव 1985 में, अशोक मेहता 1978 में और LM सिंघवी जो है 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957 में हुए थे, कमेटी गठित हुई थी। अब नेक्स्ट है 65वीं का 65 का देखेंगे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका आंसर ई है, तो इसका हम लोग देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। संसदीय प्रणाली जो है लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है और यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ई था इसका आंसर। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ये ग्राम पंचायत का हुआ है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जिसका उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाना। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो ये आपका हो जाएगा पटवारी। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जो होता है पटवारी होता है। तो किसी राज्य के किसानों द्वारा भूमि राजस्व का संग्रह तथा एक विशेष क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में सरकार को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटवारी की नियुक्ति की जाती है और यह एक राजस्व अधिकारी होता है जो गांव में कृषि भूमि का सर्वेक्षण करता है तथा उनके स्वामित्व एवं जोत के रिकॉर्ड को सुरक्षित करता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाकी त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सभी सही है। आगे अब देखेंगे आम आदमी पार्टी क्या है। तो आम आदमी पार्टी जब क्वेश्चन पूछा गया तो राज्य पार्टी है। इसका उत्तर देखिए ई माना गया था। ठीक है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। उत्प्रेषण रीट क्या होता है? किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश में कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है जिसमें उत्प्रेषण प्रमुख है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो देखिए इसका आंसर ई है। देख लेते हैं हम लोग सदस्यों की संख्या। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में कितना है? 68 है। मणिपुर में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 403 है। ठीक है, सीट। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष। इसमें जो उपयुक्त विकल्प दिए हैं उसमें यूपीएससी का अध्यक्ष आता है। ठीक है, और ऐसे देख लीजिए कि यूपीएससी के अध्यक्ष का वरीयता क्रम सबसे पहले आएगा, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, सभी 9A के रैंक पर आएंगे। परंतु इन तीनों में यूपीएससी के अध्यक्ष पहले वरीयता में आते हैं। इसके अतिरिक्त देख लीजिए पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, पहले राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर राज्यों के राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। आगे देखेंगे 103वां संविधान संशोधन संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है 103वां। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक को 2019 में पारित किया गया था, जो 103वां संशोधन था। इस विधेयक का संबंध सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण से संबंधित है। इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में
सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? तो 1 बढ़ाई गई। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन, आयोग का जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। 2019 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान समय में अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है पीसी घोष। ठीक है। तो भारत के पहले लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि को जेल की सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष का। ठीक है। 3 वर्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 तलाक बिल को 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इसके नियमों तथा प्रावधानों के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को 3 साल की सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 35A एवं अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये 1954 में। अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में 1954 में शामिल किया गया था और अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन 1972 में हुआ था। ठीक है। ए है इसका आंसर 1972 में। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। 1972 में ही मेघालय त्रिपुरा का भी गठन हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ जो है यहाँ से लोकसभा की 2 एवं राज्यसभा की 1 सीटें हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका आधार है। तो भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों का न्यायिक अधीक्षण करने का भी अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अच्छा, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इनका निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के साथ ही दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अभी तक कुल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है। पहली बार 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक पे, दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पर और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पर हुआ है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। बी था इसका आंसर, राष्ट्रपति में। तो भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह अधिकार जो है अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, जबकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के आधार पे। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की जो सिफारिश है एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में किया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 तथा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन है।
भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो ये पंचायती राज में। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण का अधिकार देता है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी और भी हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव, कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, तो व्यवस्थापिका में जो रिक्त पद सीटों को भरने हेतु समय से पूर्व जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। और ये चुनाव जो है ज़्यादातर सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफा के बाद कराया जाता है। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बताना है। तो देखिए ई था इसका आंसर, क्योंकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। 2019 से पहले ये 31 थी और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया है। वर्तमान में सितंबर 2021 तक ये चंद्रचूड़ हैं मुख्य न्यायाधीश, अभी तो बदल गए हैं ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक विकास के लक्ष्यों के साथ किया गया। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार लेती है। पंचायत में जो चुनाव होता है, ठीक है, राज्य सरकार। अब नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान में स्पष्ट नहीं है, परंतु 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम पर देते हैं। ठीक है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है थे? काका साहब कलेलकर। तो प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहब कलेलकर थे और ये 1953 में इसका गठन किया गया था। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष BP मंडल थे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। इसका अधिकार होता है हटाने का राष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले आता हो। अब देखेंगे आगे, सभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है तथा अनुच्छेद 173B के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकारीय आयोग 1983 में के सुझावों के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए। इससे भारतीय संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये सरकारीय आयोग का वो है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद है 330 के अनुसार। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए क्रमशः 84, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, तो भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के 3 अंग होते हैं के अनुसार
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन और भारत में राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद ये 40 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 1992 में संविधान में 73वें संविधान संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। पंचायत चुनाव कराने का जो अधिकार है यह राज्य सरकार को होता है। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इसने प्रतिवेदन जमा किया था? तो ये 1987 में। ठीक है, 1987 में। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में, लेकिन जिसने अपना ज्ञापन अक्टूबर 1987 में केंद्र सरकार को सौंपा था। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच राजस्व करों को विभाजन करना है। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2021 से 26 है और इसके अध्यक्ष NK सिंह है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में भारत में के महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में हुआ। तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी की स्थापना 1977 में हुआ था और इस समिति ने सिफारिश किया था कि विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में न्याय पंचायत का निर्माण होना चाहिए तथा इसकी अध्यक्षता जो है एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। अशोक मेहता ने पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश भी की थी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है। डी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, ये सभी आता है। तो स्थानीय शासन के अंतर्गत सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। ठीक है, बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी ये सभी आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक डिपन को माना जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज सूची में आता है। पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय है तथा इससे जुड़े सभी तरह के कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। वर्तमान में राज सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। ठीक है, राज सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, जिला अस्पताल ये सभी आते हैं राज सूची के अंतर्गत। किस राज्य या किन राज्यों में ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसमें बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए डी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो सर्वप्रथम बिहार राज्य ने 2006 में पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में धन विधेयक का वर्णन 110 में किया गया है और यह विधेयक केवल लोकसभा में आता है, प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक में भारत की संचयी निधि के व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है,
प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 124(6) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित बातों का वर्णन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो भारत का प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये समांतर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष है। तो भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है और संविधान के अनुच्छेद 84(b) में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है ये क्या है? तो ये 65 वर्ष है। तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारत के कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है और कैबिनेट सचिव जो है, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत सभी नागरिक सेवाओं का प्रमुख होता है ये कैबिनेट सचिव। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसे संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु संसद के कार्रवाई के दौरान मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में सूचीबद्ध है तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये आपका DPSP में है। ठीक है, तो इसका आंसर बी था। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 44 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखा अनुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु ये बना है। सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान का वर्णन किया गया है। यह राजस्व का लेखा जोखा होता है। लेखा अनुदान बजट के पूर्ण रूप से पारित होने तक या अल्प अवधि के लिए व्यय हेतु धन प्राप्ति में सरकार की सहायता करता है। यह सामान्यतः बजट का ही अंग होता है। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, तो देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन है और यहाँ पे कोई ऑप्शन देखते हैं, यदि कोई संसद सदस्य जो है सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि के से अधिक अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसका पद रिक्त घोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सदन का सदस्य लगातार 60 दिनों तक, ठीक है, तभी उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ई आंसर है, 60 दिन लगातार होना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने भवनों के ऊपर झंडा फहराने, अभिव्यक्ति दर्शाने की स्वतंत्रता दी गई है। 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखते हैं इसको, ये आंसर दे रहा है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा तथा संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। तो यहाँ पे एक और थर्ड वन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकार हो जाएंगे। तो इसका आंसर था ई था, एक से अधिक। में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है और भारत के पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया है, ठीक है। और ये संशोधन जो है वर्ष 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। अब मान करना है तो संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ। तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा, AC/B है। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है, जिसमें संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 96 और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में अब 100 हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था और इन्होंने 3 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। तो 21 क भारतीय संविधान का 21 क में शिक्षा के अधिकार को 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा के इस अधिकार को लागू किया गया। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। वर्तमान में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यही दिया है इसमें। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। हो गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी की तिथि जो है, ये चुनाव इसलिए किया गया था कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है निर्धारित किया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया। इसका मुख्य कार्य है भारत के खर्चों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग करना। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो बी यहाँ पे सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु इस विधेयक को लौटा नहीं सकता। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें निम्न विषय संबंधित हो, तो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ जमा करना हो या निकालना हो, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना, कर लगाना, कम करना या उसमें परिवर्तन करना, ये सभी आता है इसमें। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार न गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है और संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और यह एक त्रिस्तरीय समिति है जो सुरक्षा संबंधित मामले को देखती है। इसी के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित होता है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? 352 अनुच्छेद 352 के तहत। तो संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 60 के मध्य आपातकाल का उल्लेख किया गया है। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में 352 का प्रयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक भारत में 3 बार 1962 में, 1971 में और 1975 में आपातकाल लगाए गए हैं, कुल 3 बार। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? सी यहाँ पे सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये सही था। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था और ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है, यही लिखा है। उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है और राज्य की शक्तियाँ जो है समस्त शक्तियाँ उसमें निहित होती है। इसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से भी राज्यपाल प्रमुख होता है।
अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताना है, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, ये हम लोगों ने देखा था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, तो पंचायत राज्य की द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार की उन्होंने की थी। इनका ये अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश किया था। ठीक है, आगे अब देखें, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ये जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब भी है इसका आंसर। तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तो ये किसी विधेयक को अधिनियमित तब माना जाता है जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति यदि उस विधेयक को स्वीकृत कर दे तो वह विधेयक क्या है, अधिनियम या कानून बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो ये महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इनको दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये 18 भाषाएं हैं। तब के अनुसार 18 थी, अब 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, तो भारतीय 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान है और प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी लेकिन अभी 22 भाषाएं हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर देखें तो ये विचार अनुसार क्रम दीजिए। ठीक है, तो क्रम से बताना है। तो सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी, ठीक है, ये यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारे प्रस्तावना में, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार कहा गया है, इसमें उल्लेखित शब्द इस प्रकार हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, प्रमुख संविधानविद के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा का। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, इस स्थिति में इनकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य होती है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मताधिकार की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह एक भारत में जो मताधिकार का अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। ठीक है,
एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। ठीक है, तो विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण है। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति है जिसका नामकरण भी उसी प्रखंड के नाम पर होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, केंद्रीय सरकार के ये मुख्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य सेतु का कार्य करता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रधान होता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये संसद को दी गई है, संसद को। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार संसद को है, जबकि इसके उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में होती है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय क्रमशः, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई हेतु जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा। बी है इसका आंसर, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना आवश्यक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। ठीक है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है और समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं। शिक्षा, श्रम कल्याण, समाचार पत्र, वन, परिवार नियोजन आदि जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। चलिए, इसका तो डिस्क्रिप्शन हम लोग कितनी बार देख लिए हैं। आगे देखेंगे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक। तो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वर्ष 2000 तक किया गया था, परंतु 2001 में 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2026 तक कर दिया गया है। ठीक, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। ठीक है, 12 सदस्य। तो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निम्न निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक होती है। ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की संरचना में मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है।
इसके अनुसार भारत के नागरिकों को भाषण देने, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(a) के द्वारा प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ये 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को ये 1976 में किया गया। इस संशोधन का महत्व इस दृष्टिकोण से भी है कि इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल जो था उसके समय। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और ये राज्य और केंद्र के बीच सेतु का काम करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना है। तो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये 343 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, 6 महीना। ठीक है, 6 महीना। तो अनुच्छेद 352 में बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया है और आपातकाल का घोषणा जो है एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने पर 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो भारत के संसद का व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा नियंत्रित होता है और संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। CAG अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है और इसमें जनहित याचिका लोकहित भावना पर कार्य करती है। और भारत में देखा जाए ये जनहित याचिका को प्रारंभ करने में PN भगवती का महत्वपूर्ण योगदान है। जनहित याचिका कार्यपालिका तथा विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती है और यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित भी करती है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है और इस रिट के द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शारीरिक रूप से 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, भाग 20 368 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है और संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के तीनों सेनाओं थल, वायु, जल, इन तीनों सेनाओं के प्रधान कौन होता है? सेनापति, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक सेना में एक प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है।
अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो ये 29 विषय है, ठीक है, 29 विषय। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दूसरे शब्दों में स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार देता है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के समय। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और इस संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 1977 से 1989 तक था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इसी अधिनियम के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया और अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। निम्न में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य? तो ये झारखंड था 28वां राज्य, ठीक है। सूची को ये मिलान करना है तो यहाँ से ही देख लेते हैं। चलिए, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है ये कनाडा से लिया गया है। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो भारत का संविधान विभिन्न देशों का संविधान का एक मिश्रण है, परंतु भारतीय संविधान पर ज़्यादातर प्रभाव 1935 के अधिनियम से पड़ा है, ठीक है। और ये सब तत्व लिए गए हैं दूसरे देशों से। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रधान होते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि यह पद भी खाली है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 444 धाराएं, ठीक है। वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है, ठीक है। संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपका पॉलिटी एडुटेरिया से कंप्लीट हो गया। जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए थे तो ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।